मैं सऊदी अरब में एक घर में काम करता था, जहाँ पर एक औरत और उसकी बेटी रहती थी। मैंने आज तक उन्हें नहीं देखा था क्योंकि ज़्यादातर वह अपने चेहरे पे मास्क पहने रहती और अपनी आँखों पर चश्मा लगाती। एक दिन मैं उनकी बेटी को लेकर मार्केट गया, तो वापसी में गाड़ी की पिछली सीट पर न बैठकर आगे बैठ गई। मुझे कुछ अजीब लगा क्योंकि वह हमेशा पीछे ही बैठती थी और मुझे हैरत तो तब हुई जब उसने गाड़ी चलाते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि एक तो वहाँ का कानून और दूसरा लड़की जो मुझे अजीब नज़रों से देखे जा रही थी। मैंने गाड़ी की स्पीड तेज़ की और घर आ गया। मैंने अपने कमरे में आकर बैठ गया और यही सोच रहा था कि वह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही थी। तभी उसे औरत ने मुझे बुलाया और फिर जो बात उसने मुझसे कही तो मुझे झटका ही लग गया। वह बोली, तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सा इनाम दूंगी। अगर तुमने इनकार किया तो तुम पर इल्ज़ाम लगाकर तुम्हें जेल की हवा खिला दूंगी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मैं तो एक इंडियन लड़की से ही शादी करना चाहता था। मैं अपने देश की लड़की को ही अपनी पत्नी बनाना चाहता था, मगर अपनी गरीबी और उस औरत की धमकी के डर से मैंने उसकी बेटी से ही शादी कर ली। उसे औरत ने यह भी कहा कि शादी के 1 महीने बाद तुम चाहो तो मेरी बेटी को तलाक दे देना, और बस यही सोचकर मैं शादी कर ली थी कि मैं 1 महीने बाद उसे तलाक दे दूंगा और मुझे ढेर सारे पैसे भी मिल जाएंगे जिससे मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। मगर शादी की पहली ही रात उस लड़की ने मेरी हालत ही ख़राब कर दी। मेरी तो रूह ही कांप गई थी जब उसे लड़की ने मुझे सऊदी अरब आए हुए दूसरा महीने होने वाला था, लेकिन अभी तक मुझे यहाँ कोई ढंग की नौकरी नहीं मिल रही थी। मेरा यह आने का पहला मौका था। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था वह बहुत ही अजीब हुआ था। अगर कोई मेरे साथ हुई गई इस घटना को सुनता तो विश्वास ही नहीं करता। मेरे तो बेहुमा गुमान में भी नहीं था कि मुझे यहाँ आने का मौका भी मिलेगा। मैं अपने घर की गरीबी की वजह से बहुत परेशान था क्योंकि मेरी 2 बहनें थी और दोनों जवान थी, और शादी सिर्फ इस वजह से रुकी हुई थी कि हमारे पास देने के लिए दहेज नहीं था। घर में मैं सबसे बड़ा था, सबसे छोटे 2 भाई थे और थे। कुल मिलाकर हम 5 भाई बहन थे। सबकी जिम्मेदारी मेरे ही कंधों पर थी क्योंकि मेरे पापा भी इस दुनिया में नहीं थे। एक दिन मैं पार्क में परेशान सा बैठा था कि एक आदमी मेरे पास आया और कहने लगा, तुम क्यों कुछ परेशान हो, तुम्हारी मदद कर सकता हूँ मगर तुम चाहो तो। मैंने कहा, हाँ भाई जाओ, यहाँ से वैसे भी बहुत परेशान हूँ, मेरे साथ मजाक मत करो, मेरा दिमाग ख़राब मत करो। वह कहने लगा कि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हें नौकरी की ऑफ़र देने आया था। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो ठीक है, वरना मैं चला जाता हूँ। नौकरी की सुनकर मैंने कहा, रुक जाओ और मुझे सारी डिटेल्स बताओ कि क्या नौकरी और क्या करना है। अंदर ही अंदर से मैं डर भी रहा था कि कहीं मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए, क्योंकि वह आदमी कहने लगा कि तुम चिंता मत करो, अगर अपने हालात बदलना चाहते हो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बाहर के देश में भिजवा दूंगा, वहाँ पर तुम काम करके अपने हालात बदल सकते हो। मैं बाहर जाने का सुनकर फ़ौरन खड़ा हो गया। मैंने सोचा कि एक बार उसकी बात सुन लेता हूँ, क्या पता वह कोई शरीफ आदमी हो। और लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार एक अनजान आदमी को मेरी मदद क्यों करना चाह रहा है। मैंने उससे पूछा, भाई ना तो मैं तुम्हें जानता हूँ ना ही तुम मुझे जानते हो, लेकिन फिर भी तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो। तो वो कहने लगा, ऐसे रोज़ किसी गरीब की मदद कर दिया करता हूँ। भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मैं भगवान को खुश करने के लिए गरीबी की मदद कर देता हूँ। मुझे यह सारा मामला कुछ शक में डाल रहा था, मगर मेरे पास कोई चारा नहीं था। कुछ दिनों पहले ही अपनी एक गलती की वजह से मैं अपनी नौकरी छोड़ चुका था। मैं भगवान का नाम लिया और उस आदमी का साथ चल पड़ा। वह मुझे लेकर
लेकर एक बड़े से बंगले में आ गया। मुझे कमरे में बिठाकर वह आदमी खुद गायब हो गया। फिर कुछ देर बाद आया तो उसके हाथ में कुछ पैसे और वीज़ा था। मुझसे कहने लगा कि यह पैसे पकड़ो और अपना पासपोर्ट बनवा लो, कुछ दिनों बाद तुम्हें टिकट भी मिल जाएगा। मुझे विश्वास नहीं आ रहा था कि किस्मत मुझ पर ऐसे भी मेहरबान हो सकती है। मैं इस वक्त पैसे लेकर वहाँ से घर आ गया। अगले कुछ दिनों में मैंने अपना पासपोर्ट बनवा लिया। मैं अगले दिन ही उसे आदमी के घर गया तो उसने मेरे हाथ में टिकट ही थमा दी और साथ ही एक मोबाइल नंबर भी दिया और बोला परसों तुम्हारी फ़्लाइट है, वहाँ जाकर मोबाइल नंबर दिया और उस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, तुम्हारी नौकरी मिल जाएगी। मैं अपने घर वालों को बताकर सऊदी अरब आ गया, लेकिन एयरपोर्ट से निकलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वह नंबर मुझे कहीं खो गया है और फिर मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई कि अब मैं क्या करूँगा। मैं तो वहाँ पराए देश में किसी को जानता भी नहीं था। जाने वह आदमी कौन था जिसने मुझ पर मेहरबानी करके यहाँ भिजवा दिया था। लेकिन अब मैं यहाँ आकर फंस गया। मैं बहुत परेशान था। पहले मेहनत मजदूरी शुरू की ताकि अपनी भूख मिटा सकूँ। मुझे यहाँ आए दूसरा महीना होने वाला था और मैं अभी तक अपने घर पर एक पैसा भी नहीं भेजा था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं एक अमीर आदमी मुझे अपने घर ले गया और मुझे माली की नौकरी दे दी। मुझे वहाँ से अच्छी तनख्वाह मिलने लगी थी। वहाँ साहब की एक रिश्तेदार औरत आई थी। मैं नोट करता था कि वह मुझे घूर घूर कर देखती रहती। एक दिन साहब ने मुझे उस अरबी औरत के घर भेज दिया और जो तुम आज से अपने घर नौकरी करोगे उसके घर ड्राइवरी करोगे। और वो भी औरत मुझे पर बहुत मेहरबान थी। मेरी तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी और उसने मुझे रहने के लिए एक बहुत अच्छा सा कमरा भी दिया था। कमरा छोटा ज़रूर था लेकिन बहुत ही साफ़ सुथरा था। हर चीज़ कमरे में मौजूद थी। जबकि दूसरे नौकर सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे। उस औरत की एक जवान बेटी थी। वह कहीं जाती तो मुझे उसके साथ लेकर जाती, मगर मैं आज तक उसकी शक्ल नहीं देखी थी। वह खुद के चेहरे पर एक काला मास्क पहने रखा करती थी और चेहरे पे काले चश्मे लगाए रखती थी। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि मुझे उस औरत की बेटी की हरकतों पे शक में डालने लगी, क्योंकि वह गाड़ी में मेरे साथ आगे सीट पर बैठ जाती और करीब आने की कोशिश करती, मेरा हाथ पकड़ लेती, मगर मैं डर की वजह से चुप ही बैठा रहता। एक दिन उस अरबी औरत ने मुझे घर के अंदर बुलाया और मुझसे कहने लगी, तुम्हें अपनी बहनों की शादी करने के लिए कितने पैसे चाहिए। मैंने कहा, मुझे अपनी दोनों बहनों की शादी करने के लिए लाखों रुपए चाहिए होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ का माहौल बहुत ख़राब है। बहुत सारा दहेज देना पड़ता है, तब जाकर लड़की की शादी होती है। वो अरबी औरत मुझसे कहने लगी, तुम जितने रुपए मांगोगे मुझसे मांगोगे तुम्हें दे दूंगी, मगर बदले में मेरी एक शर्त है और वह यह है कि तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी होगी। मैं यह शर्त सुनकर परेशान हो गया, क्योंकि मुझे उसकी बेटी ठीक नहीं लगती थी। वैसे भी अपने देश में ही शादी करना चाहता था, मगर फिर जब मैं इनकार किया तो उस औरत ने धमकी दी और कि वह मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर जेल भिजवा देगी। उसकी धमकी से मैं डर गया और मजबूरन इस शादी के लिए हाँ कर दी। अब अरबी औरत ने मेरे सामने ढेर सारे पैसे रख दिए और बोली, दरअसल बात यह है कि मेरी बेटी तुम बहुत पसंद आ गए हो और तुम्हें ढेर सारी दौलत और ज़िंदगी के सारे ऐशो आराम दूंगी। तुम जो मांगोगी वह दूंगी, मगर शर्त यह है कि तुम शादी से पहले उसका चेहरा नहीं देख सकते, शादी के बाद ही देखोगे। यह शर्त सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, मगर इतने सारे पैसे देखकर मैं इतना इरादा कर लिया कि मैं ज़रूर इस अरबी औरत से बेटी से शादी करूँगा। यह तो मेरी ज़िंदगी बदल देगी। इतने सारे पैसे देकर मेरे पास इनकार का कोई सवाल नहीं था। इतने सारे पैसों के बदले अगर मुझे कोई बदसूरत लड़की भी शादी करनी पड़ती तब भी मैं घाटे का सौदा नहीं था।
मैंने उस औरत को ढेर सारे पैसे लेकर अपने घर भिजवा दिए ताकि बहनों की शादी हो सके। और सारी सूरत हाल में हैरत की बात थी कि वह यह थी कि औरत की बेटी की शक्ल मैं आज तक नहीं देखी थी। और दूसरा यह कि मुझसे ही अपनी बेटी की शादी क्यों कराना चाहती थी। इसके पीछे ज़रूर कोई बड़ी वजह थी जो लोग मुझसे छुपा रहे थे। और यही सोचकर मैं परेशान हो रहा था। एक दिन वह औरत कहने लगी कि 1 हफ्ते बाद तुम्हारी और मेरी बेटी की शादी है। वह शादी के समय यहाँ आएगी और तुम उसके चेहरा भी शादी के बाद ही देखना। उसे औरत ने बताया कि बेटी कुछ दिनों के लिए अपने किसी रिश्तेदार के पास दूसरे शहर गई है। जैसे ही वह आएगी उसी दिन तुम्हारी शादी उससे हो जाएगी। हम भी भल ली मैंने भी हामी भर ली। ये मुझे लगा कि शादी बहुत ही सादगी से होगी, लेकिन उसने तो इतनी धूमधाम से तैयारियां शुरू कर दी कि मैं हैरत में पड़ गया। मेहंदी का फंक्शन तो इतना ज़बरदस्त था कि मैं सोच भी नहीं सकता था। लेकिन उसकी बेटी अभी तक नहीं आई थी। मेरा आश्चर्य बढ़ता जा रहा था। क्या वह और समय पर आएगी? बारात वाले दिन सुबह सुबह मैंने अपने कमरे में खिड़की में देखा कि एक गाड़ी में से एक नकाबपोश लड़की बाहर निकली और अंदर चली गई। वह उस और भी औरत की बेटी थी जो अब मेरी पत्नी बनने वाली थी, मगर उसने आज भी अपने चेहरे पे नकाब किया हुआ था। मैं यह सब देखकर हैरान हुआ था। फिर सोचा कि चलो जो भी है, शादी के बाद राज खुल ही जाएगा। मुझे शादी से इंतज़ार था और इंडिया में अपनी शादी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था। पता नहीं यह शादी कितने समय तक चलती। मैंने और फिर मेरी और उस औरत की बेटी की शादी हो गई। शादी के बाद दुल्हन को मेरे कमरे में पहुंचा दिया गया। मैं बेताबी से दुल्हन का चेहरा देखने के लिए घूंघट उठाया और जैसे ही उसका चेहरा देखा मेरे तो होश ही उड़ गए। उसने कहा था कि तुम्हारी शादी अपनी बेटी से कराऊंगी, मगर यह सामने दुल्हन के रूप में बैठी तो कोई लड़की नहीं बल्कि वह तो मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रुक गई। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था और फिर मेरा सामने मेरे अतीत का घूम गया। जब मैं इंडिया में था तब मास्टर करने के बाद मैं नौकरी करने के लिए मारा मारा फिर रहा था। हर नौजवान की तरह मेरा भी इंडिया से बाहर रहने का सपना था। मोबाइल पर बाहर रहने वालों की ज़िंदगी की वीडियो देख देख कर मेरी भी इच्छा होती कि मैं देश से बाहर जाऊं और अपनी मर्जी से शादी की ज़िंदगी जीऊं। मैंने सोचा करता था कि काश मेरे किसी बाहर देश में वीज़ा लग जाए और वहीं रहने लग जाऊं। मैं अपने घर से सबसे बड़ा था और छोटी 2 बहनें थी। 2 भाई थे, बहनें जवान थी, लेकिन भाई बहुत छोटे थे। कभी कभी तो मुझे अपनी मम्मी पापा पर भी गुस्सा आता था कि इतने बच्चे पैदा करने से पहले कम से कम अपनी गरीबी को तो देख लेना चाहिए था। क्या हो था जो 2 ही बच्चे पैदा कर लेते, कम से कम मेरी ज़िंदगी तो आसान हो जाती। बड़ा बेटा होने के नाते मेरे नाजुक कंधों पर ही बहुत सारी जिम्मेदारियों थी। मैंने 10वीं क्लास के बाद ही छोटी मोटी नौकरी करना शुरू कर दिया। एक समय पढ़ता और पढ़ाता दोनों नौकरी करता, और ऐसे ही करते करते मैं मास्टर कर लिया था और नौकरी के लिए भाग दौड़ शुरू कर दी थी। बड़ी मुश्किल से एक बड़े साहब के यहाँ ड्राइवर की जॉब मिल गई थी। तनख्वाह अच्छी थी, इसीलिए चुपचाप काम करने सुबह 8 बजे जाता और साहब की बेटी को दफ्तर छोड़ने चला जाता। कभी 2 बजे तो कभी शाम को 5 बजे मेम साहब को दफ्तर से वापस घर लाता। बाकी समय मैं सुकून से बैठा रहता, क्योंकि मेरा काम सिर्फ साहब की बेटी को दफ्तर छोड़ने जाना और लेने जाना होता था। साहब की बेटी ने हमेशा नकाब किया हुआ होता। मैंने अभी तक उसका चेहरा नहीं देखा था और न ही मुझे देखने की कोई इच्छा थी, क्योंकि वह सिर्फ काम करने के लिए जाता था और मैं नहीं चाहता था कि नौकरी से निकाला जाऊं। मेरे यार दोस्त मुझे समझाते थे कि साहब की बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसा लो, करोड़पति बाप की बेटी है और तू है इतना स्मार्ट, अगर तुम उसे पसंद आ गए तो सारी ज़िंदगी ऐश करोगे। कभी कभी यह बात मेरे दिल को भी लागती थी, क्योंकि अमीर होने का बहुत ही शॉर्टकट तरीका था और बहुत ही आसान भी था, लेकिन मैं बहुत ही डरपोक टाइप का लड़का था
और अपनी इसी डर की वजह से साहब की बेटी के सामने नज़रें तक नहीं उठा पाता था। उस लड़की ने कभी भी मुझे बात करने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि मुझे तो लगता था कि वह शायद गूंगी है, क्योंकि 1 महीने के दौरान मैंने कभी उसे बात करते हुए नहीं सुना था। मेरे दोस्त मुझसे कहते थे कि तुम कभी बात करने की कोशिश किया करो, क्या पता वह कोई जवाब दे दे और तुम्हारी गाड़ी पटरी पर आ जाए। मैं बड़ी हिम्मत करके एक दिन कोशिश की और पूछा, मैडम मुझे कल की छुट्टी चाहिए, कल मैं आपको छोड़ने और लेने नहीं आ पाऊँगा। मैंने सोचा कि वह मुझसे पूछेगी कि क्यों छुट्टी चाहिए और क्या वजह है, मगर उसने तो एक शब्द भी नहीं बोला और सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने सोचा कि मैं क्यों इस पत्थर दिल से लड़की से अपना सर पटक रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि यह मेरे जाल में फंसने वाली है। अगले ही दिन मुझे जानबूझकर छुट्टी कर ली, ताकि अगले दिन जाऊँगा तो वह कुछ पूछेगी तो सही, मगर उससे पहले उसके बाप ने पूछ लिया कि तुम कल कहाँ गायब थे, कल आए क्यों नहीं। मैंने कहा, साहब जी आप घर पर नहीं थे, मैंने मैडम जी को बता दिया था कि मुझे ज़रूरी काम है, इस वजह से नहीं आ सकता। साहब ने कहा, अच्छा ठीक है, मगर अगली बार छुट्टी लेनी हो तो मुझे बताना, मेरी बेटी कुछ ना कहो करो। मैं हैरान होकर सोचने लगा कि साहब अपनी बेटी से इतना नाराज क्यों हैं। मैंने कभी उसको अपनी बेटी से प्यार से बात करते नहीं देखा था। फिर घर के पुराने चौकीदार से मालूम हुआ कि इससे ही नहीं बल्कि साहब की भाई की बेटी है। उसका नाम नैना है। सब उसे नैना मैडम कहते हैं। वैसे तो वह बाहर के देश में रहती है, मगर साल में कुछ महीने ही गुजारती है। साहब को उसके काम से नफरत है, मगर उसे कुछ नहीं कह सकते। मैंने आज तक ध्यान से नहीं देखा ही था कि वह कहाँ जाती है और क्या काम करती है। अगले दिन मैंने जिस दफ्तर के सामने उसे छोड़ा था, वहाँ का एक बोर्ड पढ़ा और उसे पढ़कर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वह कोई एनजीओ था जो किन्नरों की देखभाल के लिए बनाया गया था। वह अंदर चली गई तो मैं गाड़ी के कुछ फासले पर खड़ी ही कर ली और कुछ देर किन्नर वहाँ से निकले तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ की मालकिन कौन है, तो उसने बताया कि यहाँ की मालकिन नैना मैडम है। बहुत बड़े घर आने से संबंध है उनका, किन्नरों को शिक्षा देती हैं। और बहुत ही हैरान हुआ था कि सोचने लगा कि नैना मैडम इतनी अच्छी है, मुझे ये सच भी अच्छी लगने लगी थी। धीरे धीरे उनसे बात करने की कोशिश शुरू कर दी। वह तो मेरे साथ घुल मिल गई, पर अक्सर अब हमारी बातचीत होने लगी। अब वह गाड़ी में बैठते ही अपने चेहरे से मास्क और चश्मा उतार कर लिया करती थी और मुझे नैना उनके चाचा की तरह किन्नरों के लिए काम करना अच्छा तो नहीं लगता था, मगर मैं उसे यह बात बोल नहीं सकता था। मुझे लगने लगा कि वह भी मुझे पसंद करने लगी है। बहुत जल्दी यह मुलाकात साहब जी यानी नैना के चाचा की नज़रों में आ गई। एक दिन उन्होंने मुझे घर बुलाया और कहा कि तुम जानते हो कि नैना असलियत क्या है, जानोगे तो उल्टे कदम यहाँ से भाग जाओगे। मैंने कहा, ऐसी क्या असलियत है उसकी, मैंने तो उनसे शादी करने के बारे में भी सोच लिया था। साहब जी मेरी बात सुनकर मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगे और कहने लगे कि वह लड़की नहीं है, बल्कि वह एक किन्नर है, तीसरी जिन्स से संबंध रखती है, कैसे शादी करोगे उससे। यह सुनकर तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मुझे नैना का किन्नर लोगों से लगाव देखते ही समझ जाना चाहिए था कि उसकी असलियत क्या है। वो जब उन लोगों के साथ होती थी तो यही लगता था कि वह भी इसी जेंडर से संबंध रखती है, मगर मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। उस आदमी ने सच ही कहा था कि मेरे परी की असलियत सुनकर उल्टे कदम वहाँ से भाग गया। नैना से हर तरह का नाता और संबंध खत्म कर लिया। उससे बहुत बड़ा धोखा दिया था। वह चाहती तो मुझे पहले ही अपनी हकीकत बता सकती थी,
अब मैं उसके चेहरा भी नहीं देखना चाहता था। मैंने वह नौकरी छोड़ दी और दर-दर की ठोकरें खाने लगा। तब कहीं जाकर किस्मत ने मुझ पर मेहरबान हुई थी और मैं सऊदी चला आया। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है। शादी के लिए हामी भरते हुए मेरे दिमाग में दूर दूर तक नैना का ख्याल नहीं था, मगर जो सोचा था वह हो गया था। उस समय दुल्हन के रूप में मेरे सामने कोई और नहीं बल्कि नैना बैठी हुई थी। मैंने अपना सर हाथों से थाम लिया। मेरा सर यह सोचकर ही चकराने लगा कि मैं अनजाने में एक किन्नर से शादी कर ली है। लेकिन अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं शादी के बदले बहुत सारे पैसे ले चुका था। वह पैसे मैंने अपने घर भिजवा दिए थे और मेरी बहनों की शादियों की तैयारियां चल रही थी, वरना तो मैं इस समय यहाँ से भाग जाता। मेरे लालच ने मुझे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया था कि एक किन्नर मेरी पत्नी के रूप में मेरे सामने मौजूद थी। गुस्से में आकर उसे कमरे से निकाल दिया और वह बहुत देर तक दरवाज़ा पीटती रही। कम से कम मेरी बात तो सुन लो। लेकिन मैंने कहा कि अब सुनने के लिए बाकी ही क्या है। थक हार कर वह अपनी माँ के पास चली गई। जैसे ही वह कमरे से बाहर गई, मैं इस समय अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं उसको अपने कमरे में भी नहीं देखना चाहता था। सुबह हुई, मेरी सास आई, मुझे धमकी देकर बोली, चुपचाप मेरी बेटी को स्वीकार करो और रिसेप्शन के लिए तैयार हो जाओ, वरना तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। मुझे मजबूरन अपने घर वालों की खातिर यह सब सहना पड़ता। मैं बहुत ही भारी दिल से उठा और तैयार होने लगा, क्योंकि उसकी पहुंच बहुत दूर तक थी। वह औरत कुछ भी कर सकती थी। रिसेप्शन के लिए नैना को तैयार होते देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वह लड़की नहीं बल्कि थर्ड जेंडर से है। और फिर शादी के दूसरी रात ही मैं कमरे से बाहर निकलकर बाहर लॉन में आ गया। मेरी सास मेरे पास आई और प्यार से कहने लगी, तुम यहाँ खड़े हो? मैंने गुस्से से कहा, मैं आपने मुझे धोखा दिया है। आपने कहा था कि मेरी मेरी बेटी आपकी शादी होगी, यानी एक लड़की से, लेकिन आपने तो मुझे धोखा दिया है कि एक किन्नर से मेरी शादी करवा दी। वह कहने लगी, तुम्हें किसी ने गलत बताया है। मेरी बेटी किन्नर हरगिज़ नहीं है, बल्कि हकीकत तो कुछ और है। मैंने कहा, मुझे कोई हकीकत नहीं सुननी है। आप मेरी जान छोड़ दें। इससे पहले कि मेरी सास कुछ और कहती, नैना कमरे से निकल आई और बोली, ठीक है, 1 महीने बाद मैं तलाक देकर वापस इंडिया जा सकते हो। तुम्हें जितने पैसे दिए गए हैं वह भी वापस नहीं लिए जाएंगे, लेकिन मेरी और एक और शर्त है। कहते कहते नैना की आंखों में आंसू उभर आए थे, लेकिन मुझे नैना के आंसुओं की कोई परवाह नहीं थी, बल्कि मैं उस समय खुश हो गया यह सुनकर कि 1 महीने बाद मेरी जान छूट जाएगी। 1 महीने के लिए उसकी शर्त यह थी कि वह दूसरों के सामने मुझे एक अच्छे पति का नाटक करना पड़ेगा, क्योंकि आए दिन हमें किसी न किसी दावत में जाना होता था। मैं हैरान होता था कि हाँ, सऊदी अरब में क्या कोई भी नहीं जानता कि नैना की असलियत क्या है। इस महीने में मैंने उसे पर पूरी तरह से नज़र रखी हुई थी। कोई भी ऐसी बात मेरे सामने नहीं आई थी कि उस पर शक कर सकता। दिल के समय तो मुझे हर समय उसके साथ रहना पड़ता था, लेकिन रात होते ही मैं दूसरे कमरे में चला जाता। और फिर आखिर 1 महीना भी गुजर गया। मैं तलाक के जल्दी से पेपर्स बनवा लिए। मुझे तलाक लेने में बहुत ही जल्दी थी। मेरी सास कहने लगी, अभी ये भी समय है, सोच लो, तुम हकीकत से अनजान हो। यह न हो कि तुम्हें हकीकत मालूम हो तो सिवाय पछताने के तुम्हारे से पास कुछ ना लगे और हाथ मलते रह जाओगे। मैं समझ गया कि वह मुझे रोकने के लिए ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, मगर मैं इंडिया वापस जाने का फैसला कर चुका था। फिर नैना को तलाक देकर मैं वापस इंडिया आ गया और नए सिरे से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की। मेरे दिल में ही जो सपने थे
थे वे सारे ख़त्म हो चुके थे। 2 साल की मेहनत के बाद जो मैंने छोटा सा बिजनेस शुरू किया था वह अब थोड़ा चलाने लगा था। इसी सिलसिले में मुझे एक बड़े ब्रांड के साथ मीटिंग करने अपने दोस्त की कंपनी में जाना पड़ा। तो वहाँ पर नैना को देखकर मैं हैरान रह गया और यह जानकर तो मैं दंग रह गया कि वह मेरे दोस्त की पत्नी है। मैंने अपने दोस्त को सबके सामने चीख कर कहा कि तुमने यह क्या किया? तुमने किस शादी कर ली? मेरे दोस्त मेरी बाजू पकड़कर मुझे दूसरे कमरे में ले गया और कहने लगा कि यह क्या बदतमीजी है, क्यों शोर मचा रहे हो? मैंने कहा कि तुम जानते हो कि तुमने किस से शादी करी है? कहने लगा हाँ मैं जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। जो तुम नहीं जानते, नैना किन्नर नहीं बल्कि एक आम लड़की है। जब वह पैदा हुई तो डॉक्टर को यही लगा कि वह थर्ड जेंडर से है, मगर 15 साल की उम्र में उसका ऑपरेशन हुआ था और वह नॉर्मल एक लड़की बन गई थी। खानदान वालों को यकीन नहीं आया तो नैना के रिश्तेदारों ने कहना शुरू कर दिया कि वह यह थर्ड जेंडर से है और इसी बातों से तंग आकर नैना के माँ बाप को लेकर सऊदी अरब शिफ्ट हो गई। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद नैना थर्ड जेंडर के लिए कुछ करने की सोचने लगी, क्योंकि उस पर सिर्फ थर्ड जेंडर होने का इल्ज़ाम लगा था और उसकी ज़िंदगी नरक बन गई थी। यह सोचने लगी कि जो सचमुच मुझ जैसे लोग हैं उनके लिए तो जीना भी बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए मैं साल में कुछ महीनों के लिए इंडिया ज़रूर जाती और एनजीओ वो बनाया था, जिसकी वजह से उसके रिश्तेदार उस पर भी शक करने लगे और लड़की नहीं बल्कि और फिर नैना की मुलाकात तुमसे हुई। तुम उसे अच्छे लगने लगे। बहुत ही जल्द वह तुमसे मोहब्बत करने लगी, मगर तुम उसके चाचा की बातों में आकर उसको छोड़कर भाग गए। वह बहुत बीमार पड़ गई थी। उसकी माँ को पता चला तो उसने तुम्हें सऊदी अरब बुलाया। तुम्हारी जाने के सारे इंतजाम उन्होंने ही किए थे। वह अपनी बेटी का दिल और घर बसाना चाहती थी, इसीलिए तुम्हें मजबूर होकर तुम्हारी और नैना की शादी करवा दी। उनका ख्याल था कि शादी के बाद रात तुम्हारी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, मगर तुमने तो नैना की बात को अनसुना भी गवारा कर दिया और उसे अपने कमरे से निकाल दिया। एक बार फिर अगर उससे बात कर लेते तो तुम्हें सब मालूम हो जाता, मगर तुम उसे तलाक देकर आ गए और बहुत टूट गई थी। उस समय मैं ही उसे सहारा दिया था और सारी हकीकत जानने के बाद उससे शादी के लिए प्रपोज़ किया। फिर हम वहाँ से इंडिया वापस आ गए। यह सारी बातें मुझे नैना ने खुद बताई ताकि कल को मैं उसे तुम्हारी तरह छोड़ना चाहूँ। तो यह सब सुनकर ऐसा हो गया था कि जैसे शरीर में जान ही निकल गई हो। मैंने अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। मेरा दोस्त 5 सालों से विदेश के धक्के खा रहा था, लेकिन नैना से शादी करने के बाद वह आज इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बन गया बैठा था। मेरा दोस्त कहने लगा कि किस्मत बार बार तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक नहीं देती। तुम बदकिस्मत हो कि किस्मत में तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दी और तुम्हें उसे धुतकार दिया। नैना जैसा तुम बहुत ही प्यारी सी लड़की को तुमने छोड़ दिया। वह बहुत ही खूबसूरत और खूबसूरत होने के साथ साथ उसका दिल भी बहुत ही खूबसूरत है। मेरी मोहब्बत के आगे उसने तुम्हारे प्यार को भुला दिया और तुमसे बहुत ही मोहब्बत करती थी। मैं भी नैना को बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं मारे मरे कदमों से ऑफिस से बाहर निकल आया और सारी गलती मेरी अपनी ही थी। काश मैं उस वक्त नैना की बात सुन लेता। मैं एहसास फरामोश हो गया, इसीलिए भगवान ने मुझे उससे दूर करके उसे एक अच्छा हम सफ़र दिया था। अब मेरे पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं था। मैंने बहुत ही प्यार करने वाली पत्नी को खो दिया। काश उस समय में अब इस काश के सिवा मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं था और यह काश मेरे साथ हमेशा रहना था, क्योंकि मेरे जैसे बेवकूफ़ों के बेवफा लोगों को सज़ा यही बनती है कि वह काश के सहारे ही अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।